नमस्कार। न्यूज ट्रैक के शो में इस बार हमारे साथ बीएचयू के जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चतुर्वेदी जी हैं। आपने कई सारा काम किया है कोरोना रिसर्च को लेकर के, और अभी हाल में आपकी एक रिसर्च है जिसमें आपने बताया है कि अगर कोरोना किसी को हो चुका है, कोई कोरोना संक्रमित है, तो उसे वैक्सीन की कितनी डोज लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। इन्हीं सारी जानकारी की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम डॉक्टर साहब के साथ है, प्रोफेसर साहब के साथ, और प्रोफेसर साहब से ही पूछेंगे कि अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो वो अपनी वैक्सीन कब ले, किस तरह से ले। तो प्रोफेसर साहब, क्या है आपकी रिसर्च, क्या है? पहले तो आप अपनी रिसर्च के बारे में बताएं कि आपकी रिसर्च क्या कह रही है। जी, अखिलेश जी नमस्ते। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्ते करना चाहता हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोरोना जो एक ऐसी महामारी शुरू हो रही है, इसमें बहुत सारे लोगों का, इस महामारी में बहुत सारे लोग अपनों को खोए हैं, हमने भी अपनों को खोया है। लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हिम्मत जब लगी रहेगी, हिम्मत रहेगी हमारे पास, तभी हम इससे लड़ पाएंगे और एक दिन हम जरूर जीतेंगे इससे। बिल्कुल जी, ठीक अब है हम सर। लोग अपने सवाल का जवाब शुरू करते हैं। तो इस रिसर्च को हम लोग लगभग 2.5-3 महीने के आसपास शुरू किए थे, और पिछले लगभग जब से ये महामारी शुरू है तब से हम लोग इसमें किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी एक्सपर्टीज है, हमारी जीनोमिक्स की एक्सपर्टीज है, हमने पॉपुलेशन के माइग्रेशन को स्टडी किया है, हमने पॉपुलेशन के इंटरेक्शन को स्टडी किया है, पॉपुलेशन के जीन्स को स्टडी किया है, और ये सारी चीजें इस महामारी के लिए बहुत ही जरूरी है जानना। क्योंकि जब ये महामारी शुरू हुई थी तब भी हम लोग, ये इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी कि ये कुछ लोगों को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रहा है, कुछ लोगों को हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है, कुछ लोगों की यहाँ तक मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता वो कब इन्फेक्ट हो रहा है और कब ठीक हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा जीन और डीएनए बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है इस महामारी के लिए। तो यही सोच करके हम लोग इस एरिया में आए थे, और हमने होस्ट के जो जीनोमिक्स है उसको बहुत डीपली स्टडी किया, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिली। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग बनारस को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और जी बनारस में जी अभी पिछला सीरो सर्विलांस भी हमने किया था। फिर उसके जी बाद जो एंटीबॉडी की जो 3-4 महीने में जो एंटीबॉडी ड्रॉप कर गई थी बहुत क्विकली, वो भी स्टडी किया था, जो एक बहुत बड़ा कारण था सेकेंड वेव आने का। तो हमारे मन में ये एक सवाल था, सबके मन में आता है ये सवाल कि जो वैक्सीन लोगों को लग रही है, तो वो वैक्सीन लोगों के ऊपर क्या एक ही तरीके का प्रभाव डाल रही है? जो एंटीबॉडीज लोगों में बन रही है, और क्या वो जो है अलग अलग समय पे बन रही है, एक ही समय पे बन रही है? और वो लोग जो ऑलरेडी कोरोना से इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुके हैं, क्या इन लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ रहा है? तो इसके लिए हम लोगों ने 2 ग्रुप बनाए, छोटे छोटे ग्रुप बनाए, क्योंकि शुरू में बहुत कम लोग को वैक्सीन लग रही थी, और बहुत कम लोग ही एक्सेसिबल थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हम लोगों के साथ। तो हम लोगों ने 10-10 का एक ग्रुप बनाया, जस्ट इसको समझने के लिए कि ये किस तरीके का इंफॉर्मेशन आ रहा है। और उसमें हम लोगों को बड़ी चौंकाने वाली, बहुत ही क्लियर कट उसमें डिफरेंशिएशन था। उसमें आप जी देखेंगे कि जिन लोगों को कोरोना हो करके जो लोग ठीक हो चुके थे, उन लोगों में पहले और दूसरे वीक में ही, जनरली 7 से 10 दिन में ही एंटीबॉडीज बन गई। जबकि दूसरा ग्रुप जो कि नईव था, मतलब जिनको कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था, और ये हम इसलिए बोल रहे हैं कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हम लोग जो सीरो सर्विलांस में कंटिन्यूअसली लोगों को चेक कर रहे हैं, एंटीबॉडीज चेक कर रहे हैं, जी तो जी मैक्सिमम लोग जो इन्फेक्ट होते हैं उनके में एंटीबॉडीज बनती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके में एंटीबॉडीज नहीं बनती है, तो वो अभी अभी का सवाल नहीं है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये क्लियर कर चुके थे कि इन लोगों को ना कोई क्लिनिकल सिम्टम था, ना कभी इन्फेक्शन हुआ था। जी जी तो इन दोनों ग्रुप में जब हमने देखा, तो जो पहला ग्रुप अभी बताया कि जो कि उबर चुका था इन्फेक्शन से, उसको 7 से 10 दिनों में ही एंटीबॉडीज बन गई, पहले और दूसरे वीक में। जबकि जो दूसरा ग्रुप था उसको तीसरे और चौथे वीक में 90% लोगों में एंटीबॉडीज बन गई, लेकिन 10% लोग स्टिल थे जिनके में एंटीबॉडीज अभी तक 8 वीक से हम लोग उनको ट्रैक कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन नहीं बनी है। इसका मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पहली डोज लगने के बाद जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बन पाई है। लेकिन ये इसमें जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये थी कि जिनमें पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनमें एंटीबॉडीज पहले बन रही है, बहुत क्विकली बन रही है, जी और जी वो बहुत सीवियर भी नहीं हो रही है। तो हम्म। अगर उनको फिर से इन्फेक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसको एक फंडामेंटल डिफरेंस हम ये समझ रहे हैं कि जैसे कोरोना वायरस का या तो इन्फेक्शन हो या हम वैक्सीन का डोज लें,
दोनों में काफी समानता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक ही तरीके के रिस्पॉन्स मोर और लेस ट्रिगर करेगी। बहुत सारे रिस्पॉन्स अलग अलग भी होते हैं, ये इम्यूनोलॉजिस्ट आपको अच्छे से समझा सकता है, मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पे देखें, फौरी तौर पे देखें, तो दोनों चीजें एक ही काम करती हैं, वो एंटीबॉडीज को ट्रिगर करती हैं। और फिर क्योंकि ये वायरस ह्यूमन पॉपुलेशन में नया है, हमारे में पहले ये वायरस प्रेजेंट नहीं था, तो इस वायरस का हमारे बॉडी को कोई सेंस नहीं, इसके एंटीजन का हमारे पास कोई सेंस नहीं कि इस तरीके का अगर वायरस हमारे पर इन्फेक्ट करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को कितना क्विकली ट्रिगर करना है, कैसे ट्रिगर करना है, ये सारी चीजें हमको नहीं, हमारे बॉडी को नहीं पता थी, क्योंकि हमारा बॉडी एक जैसे युद्ध का मैदान है, बैक्टीरिया वायरस लगातार आक्रमण करते रहते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम उससे लड़ता रहता है। जी। और इस केस में एक बहुत क्लियर कट रिजल्ट दिखा रहा है, और ये फंडामेंटल डिफरेंस भी है कि वो लोग जो इन्फेक्ट होकर के ठीक हो गए, इसका मतलब कि एक तरीके से माने तो उनको पहली डोज की वैक्सीन तो वहीं लग गई, क्योंकि वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो या वैक्सीन का डोज हो, वो लगभग मोटे तौर पे सेम ही है। अब दूसरे जब उनको पहली डोज की वैक्सीन लगी तो एक तरीके से वो दूसरे डोज की वैक्सीन हो गई, और इस वजह से उनमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत क्विक हुआ। अब इसको विज्ञान के तौर पे हम समझे तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज है वो 3 से 6 महीने में खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमको फिर से ये वायरस जो है आक्रमण करेगा तो हमारी जान चली जाएगी। 79% लोगों में देखा गया है कि दूसरा इन्फेक्शन बहुत ही कम उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो लोग ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुके थे वायरस के इन्फेक्शन के साथ, उनके शरीर को पता चल गया था कि इस तरीके का कोई एंटीजन है जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसीलिए हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि हमारे पूरे पॉपुलेशन को या तो वायरस को एक बार टच करना है या वैक्सीन को टच करना है, और जब तक हमारे हर एक व्यक्ति हमारे देश का ये काम नहीं कर लेता है तब तक हम इस वायरस से नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि इन्फेक्शन हुआ हमारे अंदर, एंटीबॉडीज कुछ महीने रही, उसके बाद खत्म हो गई, लेकिन हमारे अंदर इम्यून सिस्टम में बी और टी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स बी सेल्स होती हैं, वो मेमोरी सेल याद कर ली, उनको याद हो गया। जैसे मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं और किसी कोने पे हमारे साथ कोई छिनैती हो जाती है या कोई गलत दुर्घटना हो जाती है, तो फिर से हम उसी रास्ते पे जाएंगे तो वो गलत दुर्घटना हमको फिर से याद आ जाएगी, हम तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये बस हमारे बॉडी के साथ भी एकदम सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स होता है, और हम लोग, हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है जैसे ही ये वायरस का एंटीजन हमारे अंदर आता है वैक्सीन के थ्रू, वो बहुत क्विकली मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और इसीलिए जब ये रिजल्ट हम लोगों को मिला और फंडामेंटली ये रिजल्ट करेक्ट था, फिर उसके बाद हम लोगों ने तुरंत, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरा मॉनिटर कर रहे हैं इसको, यहाँ के सांसद भी हैं, तो हम लोगों ने तुरंत एक चिट्ठी बनाई और उनको लिखा कि अगर इसको एक बड़े स्तर पे स्टडी की जाए तो हमारे देश में लगभग 2 करोड़, उस समय 1 करोड़ 60 लाख लोग रिकवर कर चुके थे, इतने नंबर ऑफ लोगों को एक ही डोज लगानी पड़ेगी, और हमारे पास अगर दूसरी डोज की इतनी सारी वैक्सीन बच जाएगी तो जो वैक्सीन की किल्लत है उसको हम बहुत हद तक पूरा कर पाएंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सबमिट किया इस रिसर्च को, और ये रिसर्च अभी एक्सेप्ट हो गया है और 10-15 दिन के अंदर ये ऑनलाइन भी आ जाएगा एज ए ई-लेटर, जो साइंस इम्यूनोलॉजी जर्नल है अमेरिका का, उसमें। और इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे हम लोग अभी कोविशील्ड को स्टडी किए, अब हम कोवैक्सीन कर रहे हैं, कोवैक्सीन में भी हमको जो है क्या रिस्पॉन्स मिलता है ये देखेंगे। उसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जैसे अमेरिका है, वहाँ mRNA वैक्सीन जो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन थी, वो वहाँ लोग स्टडी किए और उनको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिला, तो हमको एक कॉन्फिडेंस मिला। इसी वजह से हम लोगों ने तुरंत इसको जो है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, तुरंत उन लोगों के पास भेजा कि अगर वो लोग एक बड़ी स्टडी पूरे, क्योंकि इंडिया का लोगों को वैक्सीनेट हो रहा है, सबका डेटा गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट बहुत क्विकली इसको वेरीफाई कर सकती है, क्विकली चेक कर सकती है, और चेक करने के बाद अगर ये रिजल्ट उनको एकदम एग्जैक्टली सही मिलता है तो वो ये इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा लाभ हमारी पॉपुलेशन को मिलेगा। डॉक्टर साहब, जो अभी आप बात कह रहे थे वो बात मैं उसको थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने जो कहा कि ये अभी और बड़े लेवल पर रिसर्च करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है जो आप शायद इशारा इसलिए कर रहे हैं कि भारत में जो जीन्स की विविधता है, हमारे जेनेटिक विविधता हमारे पास है, तो उसके नाते अभी हमें और लोगों तक जाना चाहिए और क्षेत्र में लोगों को रिसर्च करना चाहिए और तब शायद किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। ये आप शायद यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली। ये हम नॉर्थ इंडियंस पे ये रिसर्च किए हैं, वो भी बनारस और एडजॉइनिंग एरिया के ही लोगों के ऊपर,
तो साउथ इंडियंस का तो दूसरा जीन है, ईस्ट इंडियन का, वेस्ट इंडियन का, सबका काफी डिफरेंस है हमारे यहाँ जेनेटिक मेकअप में। तो वो जेनेटिक मेकअप को मेंटेन करने के लिए और एक नंबर ऑफ सैंपल, भाई 10 सैंपल नहीं माना जाएगा कि सही है, जी और जी 10 सैंपल को लेकर के हम कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी नहीं ले सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है क्योंकि इतना रोबस्ट डेटा है कि जी इस जी तरीके का हम लोगों ने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरीके का रिजल्ट हमको मिलेगा। और इसके साथ ही कोहेरेंस में भी है अमेरिकन डेटा के साथ, यूके डेटा के साथ। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो है हाइपोथेसिस थी वो बहुत ही ठीक है, और इसको एक बड़े नंबर ऑफ डेटा पे चेक करके और बहुत इजीली 10 दिन में गवर्नमेंट इसको बड़ी आसानी से कर सकती है और तुरंत इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। हाँ बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और आती है कि अगर लोगों को कोरोना, पहले से कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो उन्हें आपकी रिसर्च जैसा कह रही है कि उन्हें सिंगल डोज की ही आवश्यकता है, डबल डोज में जाने जो होते हैं। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि जब लोग सिंगल डोज ले लें तो उसके बाद वो अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा लें, जिससे कि पता जी, चल जाए अगर कि एंटीबॉडी, हाँ, क्योंकि ये एक हमारा एक और पैरेलल रिसर्च चल रहा है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो कुछ एल्डरली लोग हैं और भी इवन यंगर लोग भी 2 डोज ऑफ वैक्सीनेशन के बाद भी उनके में एंटीबॉडीज नहीं बन रही है। तो ओह हम लोग का जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि कहीं ना कहीं उनका कुछ जेनेटिक मेकअप है जो इम्यून रिस्पांस को या तो ट्रिगर नहीं कर रहा है, या ट्रिगर कर रहा है तो खाली मेमोरी सेल्स समहाउ बन रही है। ये खाली हाइपोथेसिस है, अभी तक हम लोग इसको टेस्ट नहीं कर पाए हैं। या तो कुछ नहीं हो रहा है उनके अंदर, मतलब जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीजन जो है वो इंटर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बन रही है, और इसको फर्दर हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं, बहुत डीप लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। हमने कुछ कोलैबोरेशन भी किया है कुछ लोगों के साथ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले उनका जेनेटिक मेकअप देखेंगे उनके साथ जिनके में वैक्सीन बन गई, और दोनों कोहर्ट्स को कंपेयर करेंगे जेनेटिकली कि कौन सा जीन है जो इन लोगों में जो है, जो एंटीजन का अगेंस्ट जो रिस्पांस है वो क्यों नहीं ट्रिगर कर रहा है। क्या खाली ये एज फैक्टर है या कोई और भी चीज है? क्या एज फैक्टर भी कोई कारण हो सकता है क्या एंटीबॉडी डेवलप करने? जी, क्योंकि जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं वो लोग ये बताते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली सेल्स है उनकी संख्या घटती है, मेमोरी सेल्स की संख्या घटती है, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी टी सेल्स है उनकी भी संख्या घटती है। तो ये एक है हाइपोथेसिस जिसको बहुत सारे इम्यूनोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, और मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो एक बात ये आती है बड़ी आपके रिसर्च से जुड़ी हुई, कि जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उन्हें सिंगल डोज देने से फायदा मिल रहा है डबल डोज का। तो जी वो लोग, फिर वही है कि क्या वो कोरोना संक्रमित लोग जब जाएं अपना सिंगल डोज लेने के लिए, तो क्या पहले अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराएं और उसके बाद 10 दिन बाद फिर से एंटीबॉडी टेस्ट कराएं, तब किसी रिजल्ट पे पहुंचे, या एक कोई प्रैक्टिस मानी जाए, एक सिंपल प्रैक्टिस जी नहीं, किसी तरीके देखिए से? ये बहुत महंगी प्रक्रिया हो जाएगी, और हमारे हर एक पॉपुलेशन, हर एक आदमी को एंटीबॉडी टेस्ट कराने में को एक तो बहुत महंगा पड़ेगा, जरूरत नहीं है इसको कराने का। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट एनफ है, वो क्या कर सकती है, छोटे छोटे कोहर्ट्स बना सकती है। हमको जी जेनेटिकली पता है कि हमारे देश में कितने सारे ग्रुप्स हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सारे ग्रुप एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उसमें से जी जस्ट हम पिक कर सकते हैं कुछ लोगों को और उनका टेस्ट करा सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये नहीं कि हर एक पब्लिक अगर एंटीबॉडी टेस्ट के लिए जाने लगी तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसमें अगर एंटीबॉडीज नहीं बनती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, एंटीबॉडीज बहुत सारे लोगों में नहीं बन रही है। तो वो, उसके लिए एक डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा था, डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि उनको अगले 3 महीने के बाद, 90 डेज के बाद, क्योंकि वैक्सीन का इफेक्ट जनरली 60 डेज रहता है, उसको और थोड़ा बढ़ा दिया जाए 30 डेज एक विंडो पीरियड को, तो 90 डेज के बाद वो थर्ड, मतलब दूसरे कंपनी की एक वैक्सीन लेकर के देख सकते हैं कि अब तो ऐसे लोगों को एंटीबॉडीज चेक कराने की जरूरत है जिनमें, लेकिन ये भी है कि अगर किनको पता है कि किनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हुई, किनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये अब हमारी गवर्नमेंट को कोई ना कोई आइडिया लेकर के आना चाहिए जिसके थ्रू कि इसको सॉल्व किया जा सके। अच्छा, एक सवाल तमाम लोगों के दिमाग में है डॉक्टर साहब, कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उन्हें कितने दिन बाद अपनी पहली डोज लेनी चाहिए? आपने जो प्रयोग किया है वो किस तरीके से किया है? वो कितने दिन बाद उनको पहली डोज दी गई? जी देखिए, जो हमारे पास बनारस और उसके एडजॉइनिंग एरियाज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के डेटा हैं,
तो जब पिछली वेव आई थी तो उसमें हम लोगों ने लोगों का सीरो सर्वे किया था, और उस सीरो सर्वे में मिनिमम अगर हम आज इन्फेक्ट होते हैं तो कम से कम 3 महीने तक तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनी रहती है। ठीक है, तो अगर आज के डेट में हम इन्फेक्ट हो रहे हैं, 3 महीने तक एंटीबॉडी कैरी कर रहे हैं, तो उन 3 महीनों में बहुत ही कम चांस है कि हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसा म्यूटेंट निकल गया जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को एकदम से इवेड कर दे, वो अलग चीज है। लेकिन अभी तक जो देखा गया है वो 3 महीने तक वो आदमी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, वो 3 महीने के अंदर उसको इन्फेक्शन होने का चांस 0.0001% है। तो 3 महीने बाद वो आदमी अपना एंटीबॉडी, उसका धीरे धीरे एंटीबॉडी का टाइटर डाउन होगा। तो बेहतर है कि 3 महीने बाद वो जो है वैक्सीनेशन के लिए जाए, क्योंकि जैसे ही वैक्सीनेशन मिलेगा फिर उसका एंटीबॉडी टाइटर जो है कुछ ही दिनों के अंदर बहुत तेजी से हिट कर जाएगा। और यूएसए में और यूके में भी 2 स्टडीज हुई हैं, दोनों में ये देखा गया है कि जो लोग 90 डेज बाद वैक्सीन लेते हैं, जो लोग 2 वीक्स बाद वैक्सीन लेते हैं, दोनों में अराउंड 4 टाइम्स एंटीबॉडी का डिफरेंस है। जो लोग 90 डेज बाद लेते हैं उनमें 4 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज बन रही है। तो इसका मतलब कि ये जो फार्मूला तय हुआ था कि हम 12 से 16 हफ्ते के बीच में लोगों को दूसरी डोज देंगे, वो ठीक है? फिर उसके रिजल्ट अच्छे होंगे? जी, मतलब साइंटिफिकली वो बहुत ही बेहतर फार्मूला है और हमको उसको फॉलो भी करना चाहिए। जबकि लोग इसको ये मानकर चल रहे थे कि जो वैक्सीन क्राइसिस हुई इसके नाते ऐसा फार्मूला लाया गया है। नहीं, ये बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, क्योंकि देखिए अगर हम पिछली नेचुरल इन्फेक्शन की बात करें तो मैक्सिमम जो है 3 से 5 महीने के अंदर एंटीबॉडीज खत्म हो जा रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप को वैक्सीन लगाए, 3 महीने का समय उसको ऑलरेडी हम दे दिए। अब इस 3 महीने के समय में एक पर्सन जो है इन्फेक्ट होकर रिकवर हुआ, अब 3 महीने का समय उसके पास ऑलरेडी है। 3 महीने बाद फिर वो वैक्सीन लगवाता है, फिर उसकी एंटीबॉडी शूट करती है जो अगले फिर 3 महीने तक रहेगी। तो जो विंडो पीरियड था हमारा खत्म होने का ये एंटीबॉडी का, वो इलोंगेट कर गया। ठीक है, वो बड़ा हो गया। तो अब जो अगली वेव वाली बात हम लोग कर रहे हैं उसमें भी ये हमारा बचाव करेगा। प्रोफेसर साहब, एक बात और है कि जब आपने जो रिसर्च किया है उसके अनुसार जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उन्हें सिंगल डोज दी गई, फिर 10 दिन में उनमें इम्यूनिटी डेवलप हुई, तो उनको फिर आगे दूसरी डोज, आपका कहना है कि डबल डोज देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक सवाल और आ रहा है कि बूस्टर डोज, तो क्या उन्हें बूस्टर डोज देनी होगी या नहीं देनी होगी वो भी? जी देखिए, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पर जहां तक मेरा अपना मानना है कि आदमी एक बार नहीं 2 बार एक तरीके से इस वायरस का इन्फेक्शन ले चुका है। ठीक है, और इवन जिन लोगों को इन्फेक्शन जो है नहीं हुआ है वो भी 2 बार एक तरीके से अगर एंटीबॉडीज ले रहे हैं, सॉरी अगर वैक्सीन ले रहे हैं, तो वो 2 बार जो है वो अपने एंटीबॉडी और मेमोरी सेल को ऑलरेडी ट्रिगर कर चुके होंगे। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में ऑलरेडी आ चुकी होगी कि वो फर्दर अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो वो उसको ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर देंगी। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, और अगर आप देखेंगे B1617 के जो 0.1, 0.2, 0.3 तीनों वेरिएंट्स हैं, तीनों में बहुत हाई टाइटर ऑफ एंटीबॉडी चाहिए इन तीनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और कुछ ऐसा डेटा भी है कि वैक्सीन लगने के बाद जो इन्फेक्शन हुआ है वो यही वायरस है जो ज्यादातर लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो हमें इस बात को भी ध्यान रख करके जो बूस्टर डोज अगर हम डिजाइन भी करते हैं तो वो अपडेटेड, इस नए वर्जन के ऊपर अपडेटेड हमारा बूस्टर डोज होना चाहिए, न कि हमारा पुराना वाला ही वैक्सीन जो है वो एज ए बूस्टर डोज यूज करना चाहिए। अगर हम बूस्टर डोज यूज भी करते हैं तो अपडेटेड वाला हो, जो कि हमको तुरंत जो करंट वर्जन रन कर रहा है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी दे दे। एक और सवाल आता है कि कोरोना संक्रमित, आपने कहा कि कोरोना संक्रमित लोगों को सिंगल डोज दी जा रही है और वो डबल डोज का काम कर रही है, लेकिन जो लोग एसिम्प्टोमेटिक कोरोना संक्रमित हैं, जिनको पता ही नहीं चला और वो कोरोना संक्रमित हो गए, अब वो सर क्या करें? वो डबल डोज लें, सिंगल डोज लें, कैसे डिसाइड होगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि अगर हम बनारस की बात करें तो यहाँ का जो पॉपुलेशन था जिसको गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया था कि इतने लोग इन्फेक्टेड हैं, उसका 30 टाइम्स लोग रियल इन्फेक्टेड थे। सीरो सर्वे में हम लोगों को ये रिजल्ट मिला था। इसका मतलब कि एक बड़ी पॉपुलेशन है, अराउंड 8 से 9 लाख
जो 20 लाख आउट ऑफ 20 लाख पॉपुलेशन थी वो इन्फेक्ट हो चुकी थी। तो अब जिनके अंदर हमारे पास हमको पता भी नहीं है, क्योंकि हम सारे लोगों का तो उनको इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज चेक भी नहीं करने जा रहे हैं, और ऑलरेडी 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो उनके अंदर एंटीबॉडीज खत्म भी हो चुकी होंगी। तो इसका जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, जिनको ट्रैक कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं। आज ही कुछ पत्रकार बंधु आए, उनको जो है उनको बताया कि हमको 4-5 महीने, एक ही दिन का फीवर था, मुझे लगा कुछ वायरल होगा, और हमने एक शॉट वैक्सीन की लगवाई है। उनके में एंटीबॉडी का टाइटर 10-12 दिन ही हुआ था, एंटीबॉडी का टाइटर इतना बढ़िया दिखा हम लोगों को, जो कि ये बता रहा था कि ये बंधु जो है ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर के ठीक हो गए, और दोबारा एक सिंगल डोज ऑफ वैक्सीनेशन से ही इतना ब्रिलियंट टाइटर इनके अंदर बन गया है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसको रूल आउट कर पाएंगे, और इसको करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ये ठीक है रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन ये जो है पब्लिक में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। हम सेग्रीगेट कर ही नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि वो लोग जिनका लिखित है, जो पेपर पे लिखा गया है कि जिनका RT-PCR हुआ है कि ये लोग पॉजिटिव थे कोरोना वायरस से, उन्हीं लोगों पे अप्लाई किया जाए। इसीलिए हम लोग 2 करोड़ की पॉपुलेशन लिखे, नहीं तो हम 30 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे प्रधानमंत्री जी को लिखते समय अपने पुराने पेपर का रेफरेंस डाल के, लेकिन वो फिजिबल नहीं है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उसको हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक और अंतिम सा सवाल है ये कि बहुत सारे लोग जो कोरोना संक्रमित हो चुके और उनको वैक्सीन भी मिल चुकी है, अब ऐसे सारे लोग अपने बचाव में क्या करें? क्योंकि जो अभी हमने देखा कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक आई, तीसरी लहर की बात और ज्यादा की जा रही है। आप चूंकि लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पर आपका रिसर्च वर्क है, तो आप क्या कहेंगे कि पहली लहर से दूसरी लहर खतरनाक क्यों रही है, और अब तीसरी लहर में क्या हो सकता है? देखिए, हम लोग एक मॉडल भी बना रहे हैं पूरे बनारस को स्टडी करके कि बनारस में क्या हुआ पहली लहर में, दूसरी लहर में क्या हुआ, और आगे की तीसरी लहर में क्या होने की संभावना है। वो हम लोग जल्दी कुछ दिनों में जारी करेंगे। पर 2 चीजें बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ हम लोगों को दिख रही हैं कि हुआ क्या कि मान लीजिए अगर हम मोटे तौर पे मानते हैं कि बनारस की 40% पॉपुलेशन जो थी वो इन्फेक्ट हो चुकी थी पहली लहर में, तो क्यों दूसरी लहर में इतनी ज्यादा लोगों को दिक्कत हुई? तो हम ये इस पे थियरी देते हैं कि 40% ही इन्फेक्टेड थे, 60% लोग जो है वो फिर भी वायरस की जद में थे, और ये वो 60% थे जो जनरली जो है बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं निकलते हैं, जनरली जो बहुत कम एक्सपोज्ड होते हैं। तो इन लोगों, अब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद लोगों में, जो लोग इन्फेक्टेड थे उनके में एंटीबॉडीज का लेवल ड्रॉप कर गया। वो लोग इन्फेक्ट तो हुए लेकिन वो सीरियस नहीं हुए, लेकिन वो उन लोगों को वायरस फैलाने में कामयाब रहे जो लोग की कभी भी इन्फेक्ट नहीं हुए। तो इस वजह से ये लोग ऐसे कैरियर काम कर रहे हैं, जैसे हम जेनेटिक्स में बोलते हैं कि ये कैरियर है और इसके में डोमिनेंट है, ये है, वो है। तो वो एग्जैक्टली उसी तरीके का फिनोमेना यहाँ भी है कि वहां भी वो लोग जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, वो बहुत सीरियस नहीं हुए, इन्फेक्ट हुए, वो वायरस दूसरों को ट्रांसमिट किए, और जो नईब लोग थे बेचारे जो कभी इन्फेक्ट नहीं हुए थे, उसमें से बहुत सारे सीरियस हो गए। लेकिन इसके साथ एक और चीज भी है कि जो हमारा वायरस का वेरिएंट था, ये वायरस का वेरिएंट अगर हम बात करें जो 1617 वेरिएंट है, जो कि बनारस में भी एक कॉमन वेरिएंट था, ये वेरिएंट जो है वो एक तो इसकी इन्फेक्टिविटी हाई है, अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, जो ज्यादातर लोग ये भी मान रहे हैं कि इसमें डेथ रेट भी ज्यादा था। लेकिन अब एक चीज बहुत फंडामेंटली आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो पहला वेव था उसमें वायरस क्यों हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, हमने तुरंत लॉकडाउन लगा दिया और उसके बाद लॉकडाउन हम धीरे धीरे खोले। तो आप पहले वेव की जो पीक देखेंगे वो पीक फ्लैट है लेकिन बहुत लंबी है। जो टाइम पीरियड है इस पूरे वायरस के इमर्ज होने का और फिनिश होने का पहले वेव में आपको बहुत लंबा मिलेगा। इसी को हमने बोला था सॉफ्ट हर्ड इम्यूनिटी, मतलब जो धीरे धीरे आती है। और अभी जो है हार्ड हर्ड इम्यूनिटी, इसमें क्या हुआ कि कोई लॉकडाउन नहीं था, पब्लिक जो है एक दूसरे को बहुत तेजी के साथ इन्फेक्ट कर रही थी, वायरस भी मोर इन्फेक्टिव था, तो एक बहुत सडन पीक आपको दिखेगा, तो नाक से एक बहुत पीक बहुत तेजी से बढ़ा और फिर उसी तेजी के साथ अब ये पीक गिरेगा। तो आप दोनों में देखेंगे कि दोनों के प्रोस और कॉन्स हैं, दोनों के साथ समस्याएं भी हैं। और ये जो बहुत तेजी से लोगों को इन्फेक्ट किया तो लोगों को
जो है ऑक्सीजन नहीं मिला लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए जी और जी। हम जो हॉस्पिटल सर्विसेज थी वो एक तरीके से हमारी खत्म हो गई, हमारा किसी भी हेल्थ गवर्नमेंट सिस्टम कोलैप्स कर गया, क्योंकि वो एक साथ जी इतने लोग आए कि हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर एग्जैक्टली गया हमारा। एग्जैक्टली। और फिर बहुत तेजी से ये लोग 2 से 3 वीक के अंदर इम्यून हो गए, और फिर जैसे ही इम्यून है इम्यूनिटी वाल खड़ी हो गई, वायरस की चेन टूटनी शुरू हो गई। तो बस ये एकदम सिंपल सीधा इसका फार्मूला है, और यही फार्मूले को हमको अगले वेव के लिए इस्तेमाल करना है कि ना ही हमको बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना है और नहीं हमको इस वायरस के खिलाफ बहुत कुछ करना है। हमको बस कुछ चीजें हैं जो हमने लेटर में, तो ये एक चीज है जो बहुत हाईलाइट हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों ने 2-3 चीजें प्रधानमंत्री जी को लिखी हैं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं फिर भी हम लोग बनारस के लिए काम करेंगे, क्योंकि इस रिसर्च में हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिली, हम लोग अपना पैसा लगा के काम कर रहे हैं। तो हमारा जस्ट एक पैशन है कि हम सोसाइटी को अगर कुछ दे सकते हो। और बनारस में आपने देखा भी होगा कि हम जो ये वेव आई थी उसमें हम लोगों ने बहुत क्लियरली बोला था कि 3 वीक के बाद ये पीक गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो है वो एक इम्यूनिटी वाल क्रिएट कर देगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और इसीलिए हम लोग पूरे बनारस को एक मॉडल की तरह विकसित करेंगे। इसमें सीरो सर्विलांस करेंगे, इवन सीवर का भी सर्विलांस करेंगे, क्योंकि जब इन्फेक्शन शुरू होता है तो शुरू में ही बहुत सारे लोग टेस्ट के लिए नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम सीवर का सर्विलांस कंटिन्यूअस करेंगे तो हमको एक सडन, अगर हम हर महीने कर रहे हैं तो एक सडन इंक्रीज जो है हमको किसी महीने मिलेगा। इसका मतलब कि ऑलरेडी जो है वेव आ गई है, हमको बहुत सतर्क रहना है। सीरो सर्विलांस के साथ ये है कि जैसे ही 10% के नीचे इम्यूनिटी घट रही है, वो हमको जो है इम्यूनिटी घटते ही, इसका मतलब कि अब हमको सतर्क हो जाना है, क्योंकि अब ये वायरस अगर फिर से फैलना शुरू किया तो ये बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करेगा। ये 2-3 चीजें हैं जिसको हम लोगों ने लिखा है। अगर गवर्नमेंट नहीं भी मानती है फिर भी हम लोग बनारस के लिए इसको कंटिन्यूअसली अपने पैसे लगा करके करते रहेंगे। हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब हमने देखा लखनऊ में भी सीवर में पाया गया है कोरोना वायरस, तो इसका मतलब सीवर एक संकेतक है सीवर, जी जी आप जी जी, बता रहे बहुत हैं। बढ़िया माध्यम है और इसको करना चाहिए। इवन गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी मशीनरी है जिसके थ्रू वो बहुत इजीली कर सकती है। हमारे पास बहुत बड़े माध्यम नहीं है, इसलिए हम लोग खाली बनारस को कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमारे पास टीम है, अच्छी टीम है, काम करने वाले लोग, मेहनती लोग हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग बनारस को बहुत इजीली मैनेज कर लेंगे और बनारस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कंटिन्यूअसली पब्लिक को देते रहेंगे। प्रोफेसर साहब, फिर तो चूंकि आप सब लोग अपने संसाधन से कर रहे हैं, तो मैं फिर ये जानना चाहूंगा कि आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि उन सबको भी नमन करना आवश्यक है। जी, हमारी टीम में जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, प्रज्वल प्रताप सिंह सीनियर एसआरएफ हैं, एसआरएफ कैंडिडेट हैं, उनको फेलोशिप भी मिली है, विदेश भी जा चुके हैं, फिर विदेश जाएंगे वो सीखने के लिए, और जीनोमिक्स में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे अंशिका श्रीवास्तव हैं, आपके लखनऊ की हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि उन्होंने जो दोनों पेपर आए थे पिछले साल ससेप्टिबिलिटी को लेकर के, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया था। और इसके अलावा प्रोफेसर वीएन मिश्रा हैं जो कि हमारे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, और सर का इंथुजियाज्म हमको इतना जो है, हम लोग इतने यंग है लेकिन सर जब हम लोगों को, एक तरीके से वो हनुमान जी है हम लोगों के, और जैसे ही कोई समस्या आती है फोन करते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, हाँ हो जाएगा ठीक है तुरंत। जैसे हम लोगों में ये भी आया कि हम लोग कोवैक्सीन को कैसे ट्रैक करें, और बनारस में कोवैक्सीन खाली डीएलडब्ल्यू में लगती है। सर ने तुरंत 2-3 फोन घुमाए, डीएलडब्ल्यू के 20-25 लोग तैयार हो गए टेस्ट कराने के लिए, और हमने तुरंत जाकर के उनका टेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा डॉक्टर अभिषेक पाठक है, बहुत ही यंग है, और हम लोग जबरदस्त डिस्कशन करते हैं, और ऐसी स्थिति आ जाती है अगर आप बैठ के हम लोग का डिस्कशन सुनेंगे तो आपको लगेगा अब ये सब मार पिटैया करने को एकदम तैयार हो गए हैं, अब मार रही। तो वो हमारे पहले रिव्यूअर हैं, वो रिव्यू करते हैं पहले कि अगर जो चीजें हम लोग रिलीज कर रहे हैं पब्लिक को कितनी सही होगी कितनी नहीं होगी। और ये लोग बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर्स हैं, तो हमारे में जो कमी थी डॉक्टर्स की कमी थी। हम लोग रिसर्च तो अच्छा करते हैं लेकिन उसको रियल इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक में करने के लिए डॉक्टर जो रोज पेशेंट को देख रहा है, जो रोज चीजें देख रहा है, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो इन लोगों के की जो इनपुट थी वो हमको बहुत जबरदस्त हेल्प की। इसके अलावा जो वायरल सर्विलांस है, प्रोफेसर रोयाना सिंह है जो वायरल लैब को मैनेज कर रहे हैं, जो वायरल लैब की इंचार्ज है, वो वायरस सैंपल्स के साथ वो भी मतलब लगातार 6-6 हजार 10-10 हजार सैंपल पर डे जो है प्रोसेस कर रही हैं। और जब भी मैं जाता हूं तो बड़े हंसते हुए एकदम, हाँ बहुत बढ़िया से सब चल रहा है, और आपको जो भी करना हो एकदम इसमें लगे रहिए, आप रिसर्च करिए, हम लोग जो है जो जनता को डायरेक्ट जो है जो मदद मिल सकती है वो हम लोग कर रहे हैं। और इस काम में सीसीएमबी हैदराबाद के डायरेक्टर
डॉक्टर राकेश मिश्रा का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि डॉक्टर राकेश मिश्रा ने क्या किया कि हम लोग ये बहुत परेशान थे कि वायरस का सैंपल जो हमारे पास है वो कैसे सीक्वेंस किया जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ सर्विस नहीं है, नहीं हमारे पास फंड था। तो मैंने सर को लिखा कि सर दूसरी वेव आ गई और बनारस के खाली 2 सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, इतने सारे लोग यहाँ इन्फेक्ट हो चुके पूरे पूर्वांचल में। सर ने कहा, तुरंत फोन किया और बोला कि पैसे की कमी, आप क्यों पैसे की बात करते हो, आप सीसीएमबी में काम किए हो, डॉक्टर लालजी सिंह के स्टूडेंट हो, मैं आपको जितने भी सैंपल आप भेजो, n नंबर ऑफ सैंपल यू कैन सेंड। उनका एक ही लाइन था, और हम लोग सीखेंगे, उसके बाद फिर आप पब्लिश करो, एनालिसिस करो, हम तैयार हैं, जितनी भी हेल्प चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं। तो क्या बात मतलब है। अपने देश में इतने बढ़िया लोग हैं, इतने लीडर्स हैं, बिल्कुल जिन्होंने सर, हमको बिल्कुल। इतना मदद किया कि मतलब हम आपके माध्यम से क्या उनको लगातार उनके शुक्रगुजार हैं, और बिना उनकी मदद के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। भले कोई स्टेटमेंट दे दे पब्लिक को या, लेकिन बिना डेटा के, बिना एनालिसिस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं सर, मैं खुद अपनी तरफ से इन सबका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये मानवता के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी सेवा है मानवता की। मैं तो इसको मानवता की नजर से ही जी देखता हाँ, हूँ, जरूर। और इस नाते मैं समझ सब। लीजिए कि बिना उनके, वो लोग हमारे हाथ पैर, जी, हाथ जी पैर आँख नाक कान एक तरीके से ये लोग हैं। बिना उनके हम लोग स्टूडेंट्स का जो, ये लोग दिन दिन रात रात भर काम किए हैं, एनालिसिस किए, क्योंकि एक एकदम नई चीज थी, और पूरा जीनोम का एनालिसिस करना, 3.2 बिलियन बेसिस का एनालिसिस करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन और हमारे पास संसाधन की कमी थी। हम बहुत जल्दी 2017 में अक्टूबर में हमने ज्वाइन किया है बीएचयू, तो बहुत संसाधन नहीं है हमारे पास, हमारे लैब में, हमारे बच्चों के पास। लेकिन बच्चे हमारे कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है कि वो कोई भी समस्या हो फिर भी वो लोग कभी हम मुझे नहीं बताते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपना मैक्सिमम दे सके। तो ये उन लोगों की ही वजह से हम लोग जो अभी तक कर पाए हैं वो कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से अभिवादन और नमन है सर। आप सब लोगों का योगदान बहुत बड़ा है, और दूसरे आपसे बातचीत करके हमारे जो दर्शक हैं, लोग हैं, उन सबको एक सामान्य जानकारी मिली कि वो कोरोना वैक्सीन की डोज कब लें, सिंगल डोज कब लें, डबल डोज कब लें, या सिंगल डोज से ही काम चल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ा रिसर्च है आपका, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आपसे आगे बहुत किसी और विषय धन्यवाद, पर और फिर बात आपको करेंगे। और आपने थैंक बहुत यू सर। बढ़िया सवाल पूछा। ऐसा सवाल आज तो बहुत लोगों ने सवाल पूछा, लेकिन ऐसा सवाल पूछना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स ही हमारी जान है, और टीम मेंबर्स के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।